दोस्तों नमस्कार। युगतेवर के यूट्यूब मंच पर हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी के साथ इतिहास के कुछ बिंदुओं, कुछ मुद्दों पर चर्चा करना चाहेंगे। मित्रों, हम सब जानते हैं कि इतिहास में सिर्फ राजा रानी के जय पराजय, उत्थान पतन की कहानी ही दर्ज नहीं होती, बल्कि इतिहास में विभिन्न स्तर पर जीवन जी रहे लोक समाज के जीवन के सुख दुख, हर्ष विषाद, जय पराजय, उनकी पीड़ाओं, बेचैनियों, तकलीफों, मुश्किलाहटों, उनके संघर्षों, उनके इरादों, उनकी आकांक्षाओं, उनके सपनों, उनकी जीवन दर्शन, उनकी धारणाओं, विश्वासों, दृष्टिकोणों, विचारधाराओं और मूल्यों को भी दर्ज किया जाता है। यानी सच्चा इतिहास वो होता है जिसमें लोक जीवन धड़कता है, और ऐसा इतिहास लिखने के लिए हमें इतिहास लेखन के निमित्त सिर्फ उपलब्ध कराए गए लिखित दस्तावेजों पर ही निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हमें लोक समाज की ओर भी चलना है। लोक समाज की उन वाचिक परंपरा की सृजन विधाओं की ओर चलना है। यानी वास्तविक इतिहास, जीवित इतिहास और जीवंत इतिहास लेखन के लिए हमें लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक कलाओं, लोक मुहावरों, लोकोक्तियों की ओर भी गौर करना होगा, क्योंकि सच्चा इतिहास उन्हीं के बीच बिखरा होता है। उसको आधार बनाए बिना हम प्रामाणिक इतिहास नहीं लिख सकते। देखा जाए तो इतिहास परिस्थिति और परिणाम के बीच के नियम का बोध है। यदि इतिहास का अध्ययन, अध्यापन इसी नजरिए से किया जाएगा कि इतिहास के किसी भी कालखंड का जो रक्त रंजित इतिहास है वो हमारे वर्तमान में बदला लेने का या प्रतिशोध लेने का कारण नहीं बनेगा। यदि हमें अतीत में कोई बुरा परिणाम मिला है, कोई अप्रीतिकर परिणाम मिला है, तो हमें देखना ये चाहिए कि इस अप्रिय परिणाम का जो जिम्मेदार, उसका जो उत्तरदायी घटक है वो कौन सी परिस्थिति है। यदि हम वैसा अप्रिय परिणाम नहीं चाहते तो हमें उस तरीके की परिस्थिति नहीं पैदा करनी है, अप्रिय परिणाम जिसकी पैदाइश होता है। तो इतिहास परिस्थिति और परिणाम के बीच के नियम का बोध है। यदि हम कोई वांछित परिणाम चाहते हैं तो उसके अनुकूल वातावरण का सृजन करना पड़ेगा, वैसी परिस्थितियां हमें बनानी पड़ेंगी। हमने जिज्ञासा के कुछ बिंदुओं, कुछ मुद्दों, कुछ सवालों को उभारा है। हम चाहेंगे कि हमारे मित्र प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी इन बिंदुओं, इन मुद्दों और इन सवालों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। हमारे प्रिय प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी। धन्यवाद संपादक महोदय। आपने इतिहास को एक समग्र बोध के साथ प्रस्तुत करने का एक महान अभियान तैयार किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरी युवा पीढ़ी की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं। यह सच है कि इतिहास किसी भी कालखंड का इतिहास हो, वह किसी एक छोटे तबके, छोटे समाज या केवल शासक वर्ग या सैनिक वर्ग का नहीं होता। आज इतिहास को एक समग्र बोध में पूरे सामाजिक चेतना के साथ जोड़कर देखना और समझना चाहिए, ऐसा इतिहासकार मानते आ रहे हैं। इतिहास पर बात करें तो इतिहास का अध्ययन, अध्यापन, श्रवण और वाचन कुल मिलाकर के 3-4 दृष्टिकोणों से किया जाता है। एक दृष्टिकोण पेशेवर इतिहासकारों का है, जिनकी अपनी एक निश्चित विचारधारा है, निश्चित दृष्टिकोण है, और वो उस खास विचारधारा को लेकर के, खास दृष्टिकोण को लेकर के इतिहास के कार्य कारण संबंध को, इतिहास के विषय वस्तु और उसके वस्तुगत विश्लेषण के आधार पर इतिहास की रचना तैयार करते हैं। वह एक प्रकार का एकेडमिक इतिहास है जो सामान्यतः विद्वत समाजों में या इतिहासकारों में चर्चा का विषय बनता है।
इतिहासकार की एक और खास पीढ़ी है, संरचना है, वो क्लास रूम टीचिंग की है, जो टेक्स्ट बुक में, इतिहास की किताबों में बंद होती है और कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के कार्य में आती है। हालांकि इन सब में कोई विशेष अंतर नहीं है, फिर भी इनमें हम इस प्रकार का अंतर कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार के जो इतिहास लेखन और इनके समझने की परंपरा है, इसको लेकर के कभी भी समाज में विशेष आग्रह नहीं होता है। यदि होता भी है तो वह कुछ एकेडमिक स्तर की चर्चाओं में या मंचों पर सिमट करके रह जाता है। दो और स्तर है इतिहास को समझने और उसके वाचन के। एक इतिहास है जो राजनीतिक समूह अपने स्तर पर तैयार कराता है या स्वयं तैयार कर लेता है, और दूसरा स्तर होता है जन सामान्य में, जो इतिहास की प्रथाएं, इतिहास के कथानक, इतिहास की कहानियां घुलती मिलती है। राजनीति अपने लिए अनेक प्रकार के तंत्र तैयार करती है। उन तंत्रों को तैयार करने में इतिहास सबसे सशक्त भूमिका निभाता है। प्रायः देखा गया है कि राज सत्ताएं इतिहास को अपने एक साधन के रूप में प्रयोग करती आ रही हैं और आगे भी ऐसा प्रयोग करती रहती हैं, करती रहेंगी, इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। वर्तमान में भी यदा कदा हमें देखने में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आधुनिक समय में हम देखें तो जो हमारा स्वतंत्रता के बाद का कालखंड है, उस पर भी इतिहास लेखन की और इतिहास की चर्चाओं में सत्ता का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसा मैं भी मानता हूं और बहुत सारे विद्वान और बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य, हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी इन सब से परे हट करके जो समाज में इतिहास पर चर्चा होती है, जन सामान्य में जो इतिहास का प्रभाव झलकता है, उसको लेकर के। इन तीन तरह के इतिहास की चर्चाओं का अंततः प्रभाव जनता पर पड़ता है, और जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी अघटित होने की स्थिति रहती है, या जो कुछ भी प्रभाव दिखाई देता, अंततः उसका प्रभाव जनता पर ही जाता है। इसीलिए जो जनता के सम्मुख इतिहास प्रकट होता है, उसमें बहुत सावधानी की अपेक्षा है। सच माना जाए तो हमें जनता के सम्मुख किस प्रकार के इतिहास को चर्चा में लाना है, यही इतिहासकारों का, इतिहास के अध्येताओं का और एक प्रकार से कहे तो राज सत्ता के सचेतकों का भी मुख्य कार्य होना चाहिए। जो राजनीति से परे है, उनका भी यह दायित्व है कि एक ऐसा तंत्र विकसित करें जिससे जो हमारी सामाजिक संरचना है, हमारा जो समाज चेतना है, उसके पास जो विषय वस्तु जा रही है, खास करके इतिहास को लेकर के जा रही है, वह अधिकतम निरपेक्ष जाए, अधिकतम समाज के अनुकूल जाए। एक जरूरी तंत्र यह हो जाए कि उससे समाज में किसी प्रकार का विद्वेष न फैले या उससे समाज में किसी प्रकार के संघर्ष की वृद्धि की स्थिति न हो। एक चीज मैं पहले स्पष्ट कर दूं, उसके बाद इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। समाज में अध्ययन के रूप में, चर्चा के रूप में धर्म भी है, समाज में साहित्य भी होता है, समाज में इतिहास भी होता है। यहां तक कि अगर इन तीनों विधाओं को देखा जाए, ये तीनों ज्ञान की अपनी शाखाएं हैं जो जन सामान्य के पास पहुंचती है, तो इन तीनों ज्ञान की शाखाओं में जो जनता को सबसे अधिक प्रभावित करता है, वह इतिहास है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं इतिहास का स्वयं एक विद्यार्थी हूं, बल्कि अगर हम 10 लोगों से पूछें तो 10 लोगों में 8 लोगों को सीधे मानना है कि हमारा जो इतिहास है वो हमारे वर्तमान को गंभीरता से प्रभावित करता है। उसी इतिहास से हमारा साहित्य भी जुड़ा है और उसी इतिहास से हमारा धर्म भी जुड़ा है। तो हर मनुष्य, हर समाज, समाज का हर वर्ग, समाज का छोटे से छोटा समूह भी जब चेतना में अपने आगे बढ़ता है तो स्वयं को इतिहास से जोड़ने का प्रयत्न करता है। दो तरीके हो जाते हैं जोड़ने के साधन के रूप में। एक तो अपने एक इतिहास के साथ जुड़ करके वह अपने को गौरवान्वित मानता है, दूसरे एक इतिहास के साथ जुड़ करके अपनी सामाजिक अवस्था को ऊंचा उठाने का थोड़ा प्रयत्न कर लेता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे समूह हैं जो अपनी पुरानी पीढ़ी को खोजते हैं, समझते हैं
और तदनुसार अपने को जोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। भारत में ये पूरी व्यवस्था देखी गई है। खास करके अगर अंबेडकर जी की इतिहास दृष्टिकोण को देखें तो उनके लेखन में ये चीजें बार बार झलकती हैं कि प्राचीन काल में समाज के चौथे वर्ग की, जिसे हम शूद्र कहते हैं, उनकी स्थिति क्या थी और वर्तमान में स्थिति क्या थी। तो एक प्रेरणा लेने का कार्य वो इतिहास के साथ करते हैं। निस्संदेह हर समूह यह करता है। ऐसा करके अपने को वर्तमान में भी समृद्ध करता है और उसकी अपनी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी समृद्ध करता है। तो अगर हम इसको निष्कर्ष के रूप में कहें तो नंबर 1 कि हम इतिहास के ऋणी हैं। यह इतिहास का हमारे लिए एक ऋण है कि हम उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को, उन व्यवस्थाओं को खोजें और खोज करके जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसको आज की जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, आज की जो सभ्य शब्दावलियां हैं, आज की जो सभ्य मान्यताएं हैं, तद अनुसार उनको व्यक्त कर लें। दूसरा स्तर यह होता है कि हम उसके अनुसार आचरण कर अगर अपने को बढ़ाने के साधन के रूप में उसे पाते हैं तो उसका प्रयोग करें। ऐसा सामान्यतः बहुत सारे लोग करते आ रहे हैं और बहुत सारे समूह करते आ रहे हैं। वर्तमान में आप उदाहरण देखेंगे, अनेक ऐसे ऐतिहासिक चरित्र हैं जिनके बारे में इतिहास की पुस्तकों में पहले कोई आख्यान नहीं था। जैसे उदाबाई 1857 का जो संदर्भ है, या जैसे एक समूह है जो गजनवी के आक्रमण के समय खास करके बहराइच के क्षेत्रों में बड़ा पॉपुलर था और आज उसकी बड़े भव्य तरीके से चर्चा होती है। तो ये पहले इतिहास के कालखंडों में नहीं थे। आज उनके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं और वह चर्चा में आती है, और जब चर्चा में आती है तो निस्संदेह उससे जुड़ा हुआ समाज अपने को गौरवान्वित करता है। इतिहास की एक बात एक किनारे हो गई। अब इतिहास के दूसरे प्रसंग पर बात करते हैं। अक्सर ये इतिहास के साथ शिकायत होती है कि कुछ खास समूहों का इतिहास ज्यादा प्रकट हो जाता है और कुछ खास लोगों का या खास समूहों का या खास वर्गों का इतिहास नेपथ्य में है। आरोप लगता है कि उसे दबाया गया था या जानबूझ करके उस इतिहास को प्रकट नहीं होने दिया गया था। वर्तमान चर्चा में करें तो अक्सर राणा प्रताप का जिक्र आता है या मराठों का इतिहास ऐसा आता है और ये आरोप लगते हैं। ये आरोप पूर्णतः निराधार नहीं है। जब आधुनिक स्तर का इतिहास बनने लगा तो निस्संदेह कुछ ऐसे प्रसंग थे, खास करके मराठा इतिहास की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, तिलक के साथ जो क्रांतिकारी मूवमेंट डेवलप हुआ, उनमें मराठों की प्रेरणा थी, शिवाजी के स्वराज्य की प्रेरणा थी। तो निश्चित रूप से जो सत्ताधिकारी अंग्रेज वर्ग है वह मराठों के इतिहास को तो धूमिल करने का प्रयत्न करेगा ही करेगा। इसी तरह से धीरे धीरे जब मराठों का इतिहास धूमिल होने लगा तो एक परिपाटी बन गई। उस दौरान जो मुगल सत्ता थी उसका इतिहास टेक्स्ट बुक में आ गया, उसका इतिहास चर्चा में आ गया और मराठों का इतिहास नेपथ्य में चला गया। यही हाल राजपूत समूह की भी है। राजपूत समूह प्रतिरोध का इतिहास है। निश्चित रूप से एक सत्ता जो किसी भी बड़ी सत्ता से संघर्ष ले रही है, एक ऐसा समूह हो जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा हो तो सत्ता पर बैठा हुआ वर्ग वह कदापि नहीं चाहेगा कि इस वर्ग का इतिहास प्रकट रूप में आए। तो ऐसा भी हुआ कि राजपूतों का इतिहास कमतर रहा और खास करके मुगलों का इतिहास थोड़ा आगे बढ़ा, निस्संदेह आगे बढ़ा। आप देखेंगे कि पूरा मुगल काल केवल मुगलों के इतिहास से अटापटा है, उसमें मराठों का इतिहास कमतर है, राजपूतों का इतिहास कमतर है। उससे थोड़ा पहले विजयनगर साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो अपनी उपस्थिति में पूरे विश्व को रोमांचित कर देने की स्थिति में था, फिर भी उसका इतिहास बहुत सीमित करके हमारे अध्ययन में आता है। ये इतिहास की कमी ना होकर के बल्कि सत्ताओं की अपेक्षा होती है। सत्ताएं जो भी ऐसा होती हैं निस्संदेह स्थानीय इतिहास को कमतर करने का प्रयत्न करती। देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद खास करके 70-80 का दशक जब पार होने लगा और जब हम उदारीकरण की तरफ 90 के दशक में बढ़ चुके तो ज्ञान का भी उदारीकरण हुआ।
ज्ञान के उदारीकरण होने से ज्ञान की अनेक अनेक शाखाएं विकसित हुई, अनेक अनेक क्षेत्र विकसित हुए और इतिहास की भी नई धाराएं विकसित हुई। और उन्होंने विशेष करके यह धारा विकसित हुई कि नीचे की ओर देखो, इतिहास के उन कालखंडों, उन पृष्ठों को खोजने की प्रथा शुरू हुई जो अभी तक मिस थे, जहां पर हमारे लिए कुछ पन्ने छूटे हुए थे। इसी क्रम में मराठों का इतिहास, इसी क्रम में राजपूतों का इतिहास, इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट का इतिहास, इसी क्रम में आदिवासियों का इतिहास, इसी क्रम में दलितों का इतिहास, इसी क्रम में किसानों का इतिहास, शूद्रों का इतिहास, श्रमिकों का इतिहास, अलग अलग तरीके से ये तैयार किए गए। आज तो पूरी मान्य परंपरा है कि हम इतिहास को इस तरह से टुकड़े टुकड़े में काट करके विविध समूहों को समग्रता से जोड़ करके समझे तो निस्संदेह इतिहास की एक समग्र बोध विकसित करने में हमें सहायता मिलेगी। और यह जब हमारे समाज के सम्मुख, खास करके हमारी युवा पीढ़ी के सम्मुख इतिहास आता है तो अपने आप में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है। एक बात इसमें मैं और जोड़ूं, दुनिया का कोई भी इतिहास होगा, यदि वह प्राचीन प्रथाओं का हूबहू उसी रूप में प्रकटन हो जाएगा तो निसंदेह एक कल्पना करें कि 1700 ईस्वी का समय, 1600 ईस्वी का समय, 1500 ईस्वी का समय बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि 2025 का समय है या 2030 का समय होगा। निसंदेह समय जो कालगत दूरियां हैं उसके अनुसार हमें इन बातों को समझना चाहिए। यानी जो हमारी आज की अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं सन 1600 में पूरी नहीं हो सकती। हमारी जो आज की अपेक्षाएं हैं वो महाराणा प्रताप में जाकर के नहीं निहित हो सकती। हमारी जो आज की अपेक्षाएं हैं शिवाजी या संभाजी के साथ नहीं जुड़ सकती। हाँ, शिवाजी, संभाजी या महाराणा प्रताप के समय की जो बातें हैं, जो बातें छूटी हुई हैं, जो बातें मिस हैं, जिन बातों की आख्यान अभी तक प्रकट नहीं हो पाए हैं, श्रम पूर्वक हमें आज की सभ्य भाषा में उसे सम्मुख लाना होगा। सम्मुख ला करके हम उसे चर्चा का विषय बनाएं, लेकिन चर्चा का विषय बनाते हुए यह जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आज हम एक नागरिक समाज में जीवित हैं। आज हम एक स्वतंत्र नागरिक समाज में जीते हैं, स्वतंत्र भारत समाज में जीते हैं, जिसका अपना एक इतिहास है, जिसका अपना एक संविधान है, जिसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, जिसमें समूह की बात है। इसलिए अगर इन सब बातों को ध्यान दे करके हम इन उदाहरणों को समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एक समरस इतिहास बनाने की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। यह हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए इतिहासकारों की, बुद्धिजीवियों की अपनी तरफ से एक बड़ी देन होगी। अब जैसा कि संपादक महोदय ने कहा कि इतिहास को केवल राजा रानियों के कहानियों से, सैनिकों के नृशंस संहारों से, उनके युद्ध भूमियों के रक्त रंजित विवरण से तैयार नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल सही है। आज इतिहास लेखन की एक नई प्रथा है जिसे हम लोक इतिहास कहते हैं। यह लोक इतिहास उन चीजों से तैयार हो रहा है। इसमें मैं एक चीज अपने को जोड़ दूं, मैं एक ऐसे समूह से भी जुड़ा हूं जो लोक इतिहास लेखन के लिए गंभीरता से कार्य कर रहा है। वह ग्रामीण जनजीवन की प्रथाओं को अंकित करने का प्रयत्न करता है, लोक समाज में प्रचलित मान्यताओं, किंवदंतियों के आरेखण का प्रयत्न करता है, हमारे छोटे छोटे तीर्थ स्थलों, छोटे छोटे नगरों को जो अभी तक चर्चा में नहीं थे उन्हें लाने का प्रयत्न करता है, साधु सन्यासियों की कहानियों को रिटर्न करने का प्रयत्न करता है, आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों की अनेक ऐसी प्रथाएं हैं जिन्हें अभी तक लिखा नहीं गया है, उनको लिखने का प्रयत्न करता है। और यह सब कुछ संकलन के बाद इनमें से जो चीजें एक साफ सुथरे तरीके से दिखाई देती हैं उसे एक लोक इतिहास में रचकर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है। एक धारा चल रही है, निसंदेह इतिहास लेखन की एक सबल धारा है। इस सबल धारा में जब समाज सामने आएगा और जब समाज सशक्त होता है तो निसंदेह राजनीति भी उस पर हावी नहीं हो पाती है। जब समाज सशक्त होता है तो धर्म तंत्र भी उस पर हावी नहीं हो पाता है। जब समाज सशक्त होता है
तो अर्थतंत्र भी उस पर हावी नहीं हो पाता है। यानी यदि लोक जीवन के इतिहास को हम सबलता से आरोपित करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उनकी किंवदंतियों, उनकी सोचें, उनकी मुहावरे, उनकी कहावतें, उनके लोकगीत, उनकी लोक संरचनाएं, इन सब को अगर हम संकलित करके आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो लोक समाज मजबूत होगा। और जब लोक समाज मजबूत होगा तो संपूर्ण अर्थतंत्र, संपूर्ण राजतंत्र और संपूर्ण धर्मतंत्र इस लोक समाज को समृद्ध करने में लगेगा, बल्कि उसे खंडित करने का तनिक भी प्रयत्न नहीं करेगा। इसलिए संपादक महोदय ने जो सूत्र पकड़ा है, जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, निसंदेह उन सब का मर्म लोक इतिहास में है, लेकिन यह लोक समग्र लोक होना चाहिए। उस लोक में किसान, मजदूर, नारी, दलित, आदिवासी अलग अलग नहीं है। लोक में सारी चीजें एक साथ समाहित होती हैं। लोक में किसान है, लोक में मजदूर है, तो उसमें एक शासक वर्ग भी है। शासक वर्ग राजनीति तंत्र, धर्म तंत्र, उपासना तंत्र, कर्मकांड, लोक व्यापार और बाजार तंत्र, इन सबको मिलाकर के जो समाज में लोक व्यवहार जन्म लेता है, वही लोक की सच्ची संरचना को व्यक्त कर पाएगा। अगर हम यह इतिहास समाज के सम्मुख प्रकट करते हैं तो निसंदेह समाज के लिए एक बड़ा लाभकारी बनेगा। धन्यवाद।